बात ऐसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या जोड़ों का दर्द की हम बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उम्र के साथ साथ और हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ ऊपर की जो कार्टिलेज या कुर्चा रहती है वो काफी खराब हो जाती है, उसका ढलना शुरू हो जाता है। एक बार ये कुर्चा इर्रेगुलर हो गई तो फिर वो वजन लेने में समर्थ नहीं रहती। वजन लेने में एक दर्द शुरू हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है और पेशेंट का चलना फिरना काफी कष्टपूर्ण हो जाता है। ऐसे कंडीशन में शुरुआत में हम कुछ पेन किलर जैसी दवाई देके हम ये जो दर्द कम करके हम पेशेंट की सहायता कर सकते हैं, मगर सिर्फ वो शुरुआती के दौर में। जब ये डैमेज या क्षति बहुत ज्यादा हो जाती है, जब ये कुर्चा काफी बहुत खराब हो जाती है, वजन लेने के लायक नहीं रहती, तब कोई प्रश्न आता है कि अब क्या किया जाए। ज्यादातर तक डॉक्टर बताएंगे आपको कि ये जो घुटना खराब हो गया है या कूल्हा खराब हो गया है वो बदल दे, वहां स्टील का नया जोड़ लगाए। स्टील का जोड़ लगाएंगे तो फिर ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। बात तो एक हद तक सही है कि अगर हम नया जोड़ लगाएंगे तो कुछ दिन तक, यानी 2 4 5 साल तक ये तकलीफ से थोड़ा आराम मिल सकता है, मगर इसका जो दायरा जो है वो काफी सीमित है। जैसे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा रहता है, दुष्परिणाम काफी ज्यादा हो सकते हैं। ये नया जोड़ जो है वो जल्दी ढीला हो सकता है, जल्दी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, दर्द शुरू हो सकता है, काफी उस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, और उसकी लाइफ लिमिटेड होने की वजह से जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तब नया जोड़ लगाने का और एक बार ऑपरेशन करना पड़ता है। और वो बहुत दिक्कत वाली बात रहती है, यानी इतना बड़ा खर्चा। सेकंड सर्जरी बहुत कॉस्टली रहती है, उसके कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अभी ऐसा अच्छा पर्याय आया है जिसकी वजह से हम ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट हम टाल सकते हैं। हम कैसे टाल सकते हैं? अभी एक कुर्चा जो खराब हो गई है, वहां अगर नई कुर्चे का अगर परत लगाएंगे, रीजनरेशन करवाएंगे, और जैसे कार्टिलेज का नई परत या लेयर आना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे मूवमेंट स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, पेशेंट का स्टेमिना बढ़ेगा, चलने की क्षमता रहेगी, और जॉइंट रिप्लेसमेंट इतना ही नहीं तो सिर्फ पेन किलर की गोली के ऊपर का भी डिपेंडेंस उसका काफी कम हो जाएगा। सो ऐसा देखा जाए तो अगर पुनर्जीवन का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और बाकी सब दिक्कतें हम आराम से टाल सकते हैं। उस विषय में आगे चल के और चर्चा करेंगे। ये जो तकनीक जो है इसको स्टेम सेल टेक्निक बोलते हैं। स्टेम सेल का तकनीक का इस्तेमाल करवा के ये हम अचीव कर सकते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? ये स्टेम सेल ये पुनर्जीवन की प्रोसेस है, पुनर्जीवन की प्रक्रिया है, जिससे खराब या मृत कोशिका की जगह नई कोशिका के निर्माण करना, और नई कोशिका जैसे तैयार हो जाएगी और पुराने खराब कोशिकाओं का रिप्लेस करेगी, उस जगह नई कोशिका तैयार हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जॉइंट में भी वही रहता है, कार्टिलेज का जो बेस लेयर रहता है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट, जो डैमेज हो चुका है वहां नया कॉन्ड्रोब्लास्ट
की कोशिका तैयार करने का ये जो जरूरत है वो स्टेम सेल द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। एक बार नए कॉन्ट्रोब्लास्ट तैयार हो जाएंगे, नया हाइलाइन कार्टिलेज तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो नया लेयर ऑफ द कार्टिलेज उसके ऊपर आ जाएगा, घुटना वापिस स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और आपकी समस्या काफी हद तक 90-95% तक आपकी कम हो जाएगी। ज्यादातर हम ऐसा चॉइस करते हैं कि अगर पेशेंट यंग है, नौजवान है, उसकी उम्र कम है, उसमें हम स्टेम सेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज उसको जो ये जोड़ जो है वो लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ता है। इस कारण स्टेम सेल से भी नया जोड़ या नया जोड़ देने के बजाय नया कार्टिलेज दे दे तो उसकी जिंदगी पूरी आसान हो जाएगी। वापिस नया नए रिपीट सर्जरी या रिवीजन सर्जरी की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ओल्ड एज में क्या होता है, जॉइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन उसके ऊपर कम रहता है, और उसकी जिंदगी के हिसाब से एक 8-10 साल का भी अगर उसको रिलीफ मिले तो काफी रहता है। जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट द्वारा लोहे का नया जोड़ दे के भी हम ये पूरा कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, नौजवान पेशेंट हैं तो स्टेम सेल करवाइए, अगर ओल्ड पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाइए। ऐसा मैं मोटे तौर पे बोल सकता हूँ। हाँ जी, पेशेंट का ये चॉइस रहता है, अब चॉइस रहता है कि पेशेंट चाहता है कि चीरफाड़ ना हो, लोहे की चीज शरीर के अंदर ना डाली जाए, तो स्टेम सेल उनके लिए बहुत अच्छा पर्याय है। तो हम तो पेशेंट के ऊपर बहुत बार चॉइस दे देते हैं कि भैया ये दोनों चॉइस अपने पास है, स्पेशली ओल्ड पेशेंट में ये दोनों चॉइस अपने पास है, आप क्या चाहते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि स्टेम सेल करवाए तो उसको भी हम स्टेम सेल ऑफर कर सकते हैं। मगर ओल्ड एज में क्या रहता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन कैपेसिटी थोड़ी सीमित हो जाती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर भी वो पेशेंट के ऊपर रहता है, आपको स्टेम सेल चाहिए या जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए। ऐसे बहुत सारे हड्डियों और जोड़ों के तकलीफें हैं जिसमें स्टेम सेल का काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी वो जो फीमर का जो हेड जो कूल्हे में जो फीमर का जो हेड है उसमें अगर खराबी आ जाए, वो धीरे धीरे करके उसका कार्टिलेज झड़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड वेस्कुलरिटी या ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से, तो इससे पेशेंट में काफी दर्द हो जाता है और आखिर में उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। स्टेम सेल द्वारा हमें नई कार्टिलेज तैयार करना और डैमेज बोन रिपेयर करवा के उसमें स्ट्रेंथ डालना, ये स्टेम सेल द्वारा हम करवा सकते हैं। तो ये हो गया आवेस्कुलर नेक्रोसिस। ग्रेड 3 तक हम आवेस्कुलर नेक्रोसिस के हेड्स हम बचा सकते हैं और ऑपरेशन टाल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण डिसीज है जिसमें स्टेम सेल का काफी अच्छा योगदान रहता है, वो यानी डिस्क प्रोलैप्स, यानी जिसको बोलते हैं मन का डिस्प्लेस होना। इसमें भी स्टेम सेल का काफी अच्छा हम उपयोग कर सकते हैं। और में नसों की जो ताकत गई है, नसों को जो सूजन आई है और डिस्क का जो प्रेशर रिलीव करने का काम है, वो स्टेम सेल काफी अच्छा करता है। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे हड्डियों की और बहुत सारे बीमारियां हैं। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, मगर मैं आपको कॉमन तौर पे ये सामान्य जो हड्डियों की जो तकलीफ है उसके बारे में आपको मैं इन शॉर्ट बताया है। वैसे पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड कर सकते हैं क्या स्टेम सेल का उपयोग होता है या नहीं होता है सर जी। लेकिन 10-15 साल तो कम से कम पकड़ के चीज चलिए।
यानी जब तक कार्टिलेज नया तैयार होते रहेगा तब तक स्टेम सेल का इफेक्ट आ जाता है। सो आप मोटे तौर पे 10 या 15 साल पकड़ के चलिए। इसमें क्या रहता है कि अगर जरूरत पड़े तो बूस्टर डोज देके, इंजेक्शन देके हम इस स्टेम सेल की उम्र है बढ़ा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं चीज बोलना चाहता था स्टेम सेल के बारे में, कि ऑपरेशन में जो कुछ चीरफाड़ रहता है, खून खराब रहता है, इन्फेक्शन लूजने का खतरा रहता है, स्टेम सेल में सिर्फ इंजेक्शन द्वारा ये काम होता है। बस एक सुई का चुभना और बस काम हो गया। तो उसमें कोई चीरफाड़ नहीं है, टाके नहीं है, बेहोशी नहीं है, भूल नहीं है। सो हमने देखा है कि स्टेम सेल का यूजुअली हमारा फीडबैक है वो रिप्लेसमेंट के फीडबैक से काफी अच्छा दिखाई देता है। यानी पेशेंट आर मोर हैप्पी विथ स्टेम सेल देन द एगोनी ऑफ द रिप्लेसमेंट, यू कैन से। उसका तो दर्द खत्म होने का जो प्रोसेस जो है वो तो तुरंत शुरू हो जाता है, तुरंत यानी 4-6 घंटे के अंदर। और 48 घंटे में उसका मैक्सिमम पेन रिलीफ आना शुरू आ जाता है। बाकी का जो कुछ कार्टिलेज तैयार होने की प्रक्रिया है वो तो धीरे धीरे चलती रहेगी, मगर जो मुख्य जो है दर्द, वो दर्द खत्म जल्दी हो जाता है। 6 घंटे के अंदर दर्द काफी कम हो जाता है। 48 घंटे के अंदर लगभग दर्द खत्म हो जाता है। स्टेम सेल की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई चिरफाड़ नहीं है, टाके नहीं है, दर्द वाला काम नहीं है, खून खराबा नहीं है, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत स्टेम सेल यही है। बेड रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव इन द प्रोसीजर। वैसा देखे जाए तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्टेम सेल दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। दोनों का सक्सेस रेट 90% के ऊपर है। मगर से एक बात है कि एक अहम फर्क दोनों में नजर आता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में लगभग एक 4-5 दिन या 7 दिन का थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है बिफोर पूरा वजन देने के पहले। स्टेम सेल में हम जल्दी वेट बेरिंग शुरू कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जोड़ बदलने के बाद उसको काफी उसकी देखभाल करना पड़ता है। हम उसको ज्यादा मोड़ नहीं सकते, सिर्फ कुर्सी पे बैठ सकते हैं, मगर नीचे इंडियन स्टाइल क्रॉस लेग सिटिंग या नीचे हम वो पूरा घुटने मोड़ के, पूरा मोड़ के हम ये बैठते हैं, या क्रॉस लेग जिसको बोलते हैं मांडी हलून, तो वो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट लगभग असंभव है। स्टेम सेल में वो पूरी तरह से संभव है। सो पूरा जॉइंट का रेंज आपको मैक्सिमम स्टेम सेल द्वारा मिल सकता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट द्वारा नहीं मिलता। मगर पेन रिलीफ का अगर आप दर्द देखेंगे तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्टेम सेल दोनों में पेन रिलीफ काफी अच्छा रहता है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छा आता है स्टेम सेल के कंपैरेटिवली। मगर स्टेम सेल में भी काफी रीजनेबल स्टेबिलिटी मिल जाता है। सो दोनों के कुछ फायदे हैं, थोड़े से लिमिटेशंस या मर्यादा है। मैं ज्यादातर तक आप देखेंगे कि पेन रिलीफ और रेंज ऑफ मूवमेंट यानी जॉइंट जोड़ों का मूवमेंट का रेंज आपको स्टेम सेल में बहुत अच्छा मिल जाता है। जब हम लोहे का जोड़ शरीर में डालते हैं तो इन्फेक्शन का इनबॉर्न रिस्क तो रहता है, सर्जिकल प्रोसीजर का रिस्क रहता है, फैट इम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। ऐसे लोगों में
हड्डियां जो कमजोर रहती है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स, इसमें इम्प्लांट डालने के टाइम भी अलाइनमेंट का दिक्कत आता है, इम्प्लांट माल पोजीशन का दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये परसेंट काफी लो है, 7-8% सिर्फ है। मगर 10 में से एक पेशेंट को तो दिक्कत आती ही आती है। फॉर्चुनेटली स्टेम सेल में सिर्फ एक खतरा है, वो इन्फेक्शन का, अगर पेशेंट ने अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो। मगर इन्फेक्शन खतरा स्टेम सेल में बहुत कम रहता है। सो लकीली स्टेम सेल सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, काफी असरदार है, उसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। इस विषय में, इस सब्जेक्ट में स्टेम सेल काफी बाजी मारता है, ऐसा बोलेंगे तो भी सही रहेगा। वो नया तकनीक है, और पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया जो है वो अब तक मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। तो नई कोशिका तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर सामान्य डॉक्टर का अब तक विश्वास नहीं था। मगर ऐसा देखा गया है कि जब इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट, जो अनपैरेलल रिजल्ट आप बोल सकते हैं, जब आना शुरू हो गए, तब सभी डॉक्टर का धीरे धीरे करके विश्वास आना शुरू हो गया है। अभी आवास्कुलर नेक्रोसिस के रिजल्ट इतने बढ़िया है, तो अभी काफी हद तक बहुत ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आवास्कुलर नेक्रोसिस का इलाज बोन मैरो एस्पिरेट स्टेम सेल द्वारा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बाकी के जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो टोटल नी के लिए अनफिट है, ऐसे लोगों को उन्होंने काफी उसके ऊपर वो स्टेम सेल का उन्होंने इलाज करना भी वो शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे समय जाता है, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे मालूम है आगे चल के ये एक्सेप्टेंस और बढ़ते जाएगा, और स्टेम सेल और पॉपुलराइज हो जाएगा।